हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग बात कर रहे हैं कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के बारे में, जिसका हम लोग अभी शेयर एनालिसिस करेंगे। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, वो सारे सब्जेक्ट है मार्केट रिस्क का, इसलिए बहुत ध्यान से वो सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। निवेश करने से पहले जो वैल्यू होता है इन्वेस्टिंग का और जो इनकम आप इससे हो सकता है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और ये कोई पैसा वापस मिल इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो आपने पैसा शुरू में निवेश किया है, पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है फ्यूचर में भी वैसा रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा कभी भी एक इंडिकेटर नहीं हो सकता है, ना ही किसी प्रकार का गारंटी हो सकता है कि फ्यूचर में वैसे ही परफॉर्मेंस होगा, ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही कोई वारंटी होता है, एक्सप्रेस होता है चाहे इम्प्लाइड होता है उस संबंध में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है केवल, और यहाँ किसी भी प्रकार का आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस ये नहीं है। हम लोग यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देते एक्यूरेसी का, कंप्लीटनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी का, किसी प्रकार का जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जा रहा है। इसलिए जब भी कभी आप करें तो इसलिए बहुत ध्यान से सोचें, समझें, कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी आप डिसीजन लेते हैं उससे पहले। कैनरा बैंक के बारे में देखेंगे। कैनरा बैंक मर्ज हुआ आपका सिंडिकेट बैंक के साथ फाइनेंशियल 21 में। कैनरा जो है वो 1906 में बनाया गया, नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। उस समय 13 और भी दूसरे मेजर कमर्शियल बैंक जो भारत की थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरकारी कर दिया, यानी नेशनलाइज कर दिया। जो बैंक का हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है। कैनरा बैंक को मर्ज किया गया सिंडिकेट बैंक के साथ 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैनरा बैंक के ऊपर। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,14,744 करोड़ रुपए का कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 126 रुपीज़ का। हाई और लो देखेंगे, 163 रुपीज़ का हाई बनाया है, 163 रुपीज़ का हाई बनाया, 104 रुपीज़ का लो बनाया है। स्टॉक का पी बाई ई अब देखेंगे 6.4 है, यानी प्राइस टू अर्निंग 6.4 है। बुक वैल्यू हो जाएगा 130 रुपये का। डिविडेंड यील्ड हो जाएगा आपका 3.32%, यानी डिविडेंड यील्ड आप बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग गुड कैटेगरी में डालेंगे, काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 6.52% हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 16.1% हो जाएगा। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 2 रुपये का शेयर है। ठीक है, अब कैनरा बैंक का परफॉर्मेंस देखिए, अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, 0.60% रहा है। अगर आप एक महीने का देखेंगे परफॉर्मेंस 3.95% आपका ये नीचे की तरफ रहा है, गिरावट में रहा है। अगर आप वही चीज़ 6 महीने पे जाएंगे तो 17.66% गिरावट के साथ बंद हुआ, मतलब गिरावट आपको दिखी है। अगर आप ईयर टिल डेट में जाएंगे तो भी 17.86% गिरावट रहा है। बट आप जैसे ही एक साल करते हैं 1 ईयर, तो आपको दिखेगा कि 10.84% का उछाल है। यानी शुरू में ये गिरा बट धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया, फिर बाद में यहाँ पे हल्की गिरावट आपको देखी जा रही है। अगर आप भैया बात करेंगे 5 साल में क्या परफॉर्मेंस है, 5 साल में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, 318.98% है 5 साल में। और सोचो इसके साथ ही साथ आपको 3.5% का ये डिविडेंड भी मिल रहा है, ये अलग सा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है भाई, 5 साल में तो पैसा बना है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा जरूर यहाँ पे नीचे गिरावट आया। अगर आप वही चीज़ आप बात करेंगे कि ऑल टाइम दिखाइए, तो अगर आप पूरा मैक्सिमम करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो ये उस समय सब देखेंगे चढ़ा गिरा फिर चढ़ा फिर गिरा। और इसको फिर ये प्राइस आने में तो जमाना लग गया। ये कब की बात है, मुझे लगता है 2010 या 11 की बात होगी। और वहाँ से देखिए आया ही नहीं प्राइस, आया ही नहीं, चाहे आया होगा चला गया। देखिए उसका 10 साल 12 साल 13 साल तक चला नहीं, पेशेंस जवाब दे जाएगा आपका। तो यही सबसे बड़ी परेशानी होती है स्टॉक में, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो खैर मैक्सिमम आप देखेंगे तो 11,194% का आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है इन्होंने। ठीक है, यानी बोल सकते हैं अगर किसी ने मान लें कि सन 2000 से अगर निवेश कर रखा है, ठीक है, तो आज 26 साल हो रहा है, उस हिसाब से देखिए तो आपको 12 गुना पैसा आपका बना है। कोई खराब तो पैसा नहीं बना है, हालांकि समय काफ़ी लगता है। ठीक है, प्लस आपको डिविडेंड भी देता है, ये ध्यान रखिएगा। डिविडेंड से ही आपका पैसा निकल गया होगा जो शेयर में आपने पैसा डाला होगा। शुरू में तो बहुत कम वैल्यू में आपने खरीदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आइए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। हम लोग यहाँ पे क्यू बेसिस हम लोग कंपेरिजन करेंगे, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। तो बेसिकली हमें मार्च 2026 है, मार्च 2025 है,
तो हमें 25 को 26 से कंपेयर करके देखना है कि क्या है हिसाब किताब। आइए रेवेन्यू देखिए, 31,496 करोड़ रुपीज़ है। रेवेन्यू बढ़ा जरूर है, 31,839 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। फिर बात होगी फाइनेंसिंग प्रॉफिट का, हो जाएगा -2,185 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 944 करोड़ रुपये। फिर हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी फाइनेंसिंग मार्जिन देखिए, यहाँ पे -7% के मार्जिन पे काम कर रहा था, अब उससे तो कम से कम मार्जिन बढ़ के सुधर गया, 3% का मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6,576 करोड़ रुपीज़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट गया है 5,644 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5,111 करोड़ रुपीज़, उससे नेट प्रॉफिट घट के आया है 4,575 करोड़ रुपीज़। ईपीएस इन रुपीज़ में अगर आप बात करेंगे 5.59 आया है, और यहाँ घट के आया 5.04। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए की अगर बात करेंगे 2.94% है, यहाँ घटा है, यानी ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, 1.84 है परसेंट। नेट एनपीए की अगर आप बात करेंगे तो 0.70% है यहाँ, और सुधरा है 0.43%। अब देखें रेवेन्यू बढ़ा, फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी आपका बढ़ा, मार्जिन भी बढ़ा, ये दो चीज़ें अच्छी हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट गया, नेट प्रॉफिट घट गया, ईपीएस भी घट गया, बट आपका ग्रॉस एनपीए घटा है। ये दोनों चीज़, नेट एनपीए भी घटा है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी आई हैं, यानी हम बोल सकते हैं इस संबंध में ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। ये गुड हो जाएगा, ये भी गुड हो जाएगा, ठीक है, ये भी गुड हो जाएगा, बट आपका ये तीन चीज़ें यहाँ पे बैड हो जाएंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं मिला जुला टाइप का परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, अब चलिए हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे कंपेरिजन, वाई ऑन वाई बेसिस आप कंपेरिजन करिए। तो मार्च 4 साल ले लेते हैं, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 2026। 23 को 24 से कंपेयर करेंगे, 24 को 25 से करेंगे, 25 को 26 से करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे रेवेन्यू का, हो जाएगा 85,885 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 1,10,519 करोड़ रुपीज़, उससे ही बढ़कर हो जाएगा 1,21,601 करोड़ रुपीज़, उससे ही बढ़कर हो जाएगा 1,26,371 करोड़ रुपीज़। अब बात करेंगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट का, ये हो जाएगा माइनस में 9,877 करोड़ रुपीज़, यहाँ सुधर के हो जाएगा आपका, यानी बढ़ के हो जाएगा -7,745 करोड़ रुपीज़, यहाँ और अच्छा हो जाएगा -7,162 करोड़ रुपीज़, यहाँ और अच्छा हो जाएगा -1,106 करोड़ रुपीज़। फाइनेंसिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो जाएगा -12% से सुधर के हो जाएगा -7%, यहाँ और सुधर के हो जाएगा -6%, यहाँ और सुधर के हो जाएगा -1%। अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो ये हो जाएगा आपका 14,427 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के 20,000 करोड़ रुपीज़, फिर इससे और बढ़ के 23,025 करोड़ रुपीज़, और यहाँ और बढ़ जाएगा 24,681 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 11,345 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 15,401 करोड़ रुपीज़, यहाँ और बढ़कर हो जाएगा 17,692 करोड़ रुपीज़, यहाँ और बढ़कर हो जाएगा 19,712 करोड़ रुपीज़। ईपीएस इन रुपीज़ हो जाएगा 12.41 से बढ़कर हो जाएगा 16.84 से बढ़कर हो जाएगा 19.34 से बढ़कर हो जाएगा 19.70। टीपीएस भी आप देखेंगे हर चीज़ बढ़ रही है, यानी आप बात करें रेवेन्यू बढ़ा हर साल, फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है, फाइनेंसिंग मार्जिन बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ईपीएस इन रुपीज़ भी बढ़ा, आपका सब चीज़ तो बढ़ के ही आया, कोई चीज़ में ऐसा नहीं कि घटा है। तो आप बोल सकते हैं ईयर ऑन बेसिस भी परफॉर्मेंस काफ़ी आपकी अच्छी रही है। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, काफ़ी बेहतरीन रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छी रही है, गुड परफॉर्मेंस हम इसे कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।